बेटे के कातिल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो हाल करूंगा कि तू जीते जी मौत की दुआ मांग। मैं समझ रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कुछ टाइम और दीजिए। उन्होंने जोर से सारा पानी काव्या के मुंह पर दे मारा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेइंतहा चूमने लगते हैं और एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। मेरे बेटे का खून हो गया है और कातिल मेरी बहू है। ये सुनते ही काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कहानी है लखनऊ की काव्या की, जिसकी अभी अभी उसके प्रेमी अमित से शादी हुई है। ओह गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज मेरी शादी अमित से हो गई। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन उसने मुझे चुना, ये जानते हुए भी कि मेरे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे अमित जैसा पति मिला है। शर्माई सी घुटनों पर अपने हाथ रखे हुए काव्या अमित का इंतजार कर रही थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला, जिससे काव्या की धड़कनें और तेज हो गई, क्योंकि अमित कमरे में आ चुका था। उसके हाथ में एक गिफ्ट था, जिसे उसने साइड में रख दिया। वो धीरे से काव्या के पास बिस्तर पर जा बैठा और बड़े ही प्यार से उसका घूंघट हटाने लगा। वाह, आज मेरे कमरे में चांद उतर आया है। सच काव्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार हम एक साथ एक कमरे में हैं। बहुत वक्त लगा मेरे पापा को मनाने में, लेकिन आखिर उन्हें भी हमारे प्यार को अपनाना ही पड़ा। हाँ अमित, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं ठहरी गरीब। मेरी तो हैसियत भी नहीं थी तुम्हारे पास आने की। तुमने तो मेरे पापा से 1 रुपया भी नहीं लिया। इतने में अमित को किसी का फोन आता है। वो फोन उठाता है। जी, मैं समझ रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कुछ टाइम और दीजिए। यू नो के आज ही मेरी शादी हुई है और मैं अभी अभी अपनी दुल्हन के पास आया हूँ। समझने की कोशिश करें, अगले हफ्ते आपको सारा अमाउंट मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। क्या हुआ अमित, सब ठीक तो है ना? हाँ, जस्ट बिजनेस इश्यूज। छोड़ो ना, वैसे हम क्या बात कर रहे थे? यही कि तुमने मेरे पापा से 1 कौड़ी भी नहीं ली है दहेज में। कम ऑन काव्या, मेरी जिंदगी में पैसों से ज्यादा इंसानों की कीमत है और तुम ये जानती हो। और मैं कौड़ियों के पीछे क्यों भागूं, जबकि तुम्हारे पापा ने मुझे इतना नायाब हीरा दिया है। हीरा? अरे भाई तुम। ये सुनते ही काव्या हंस पड़ी। अमित काव्या का हाथ पकड़ के उसे कहते हैं, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें यहाँ रानी बना कर रखूंगा। तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। जाओ जल्दी से ये ड्रेस पहन के आओ। आई एम डाइंग टू सी यू। काव्या वो ड्रेस पहन के आती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देख अमित के होश ही उड़ जाते हैं और उसके अरमान जाग उठते हैं। वो बिस्तर से उठता है और काव्या का एक चक्कर लगाता है। वाह काव्या, जरा मेरे दिल पर हाथ रख के तो देखो। तुम्हें ऐसे देख के ये कितनी जोर से धड़क रहा है। लेकिन ये ड्रेस थोड़ी छोटी नहीं है? चलो यार, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, ऐसे गिफ्ट्स की आदत डाल लो मेरी जान। इतना कह के अमित काव्या को अपने सीने से लगा लेता है। काव्या भी उसके आगोश में खो जाती है। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चूमने लगते हैं और एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। अगली सुबह काव्या अपनी अंगड़ाई तोड़ के बिस्तर से उठती है और वो जो देखती है उसे देख के काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जोर से चिल्लाती है। उसका बिस्तर खून से सना हुआ होता है और बगल में उसके पति अमित की लाश पड़ी होती है। उसके पेट में चाकू घोंपा हुआ है। किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला है। काव्या की चीख सुनकर अमित का पूरा परिवार वहां आ जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। काव्या जैसे तैसे दुपट्टा ओढ़ के दरवाजा खोलती है। अमित की माँ कौशल्या उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? काव्या को जैसे होश ही नहीं था। वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और इधर उधर डोल रही थी, जैसे मानो नशे में हो।
जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए उसने अमित की लाश की तरफ इशारा किया और पास रखी कुर्सी पर बेसुध गिर पड़ी। ये देखते ही अमित की माँ और उसके पापा अमित के पास दौड़ पड़े। उन दोनों की हालत काफी बुरी हो रही थी। अमित, ये क्या हुआ? तेरी पसंद तो उल्टा साबित हुई, आते ही तुझे खा गई। मेरा अमित, ये सब कैसे हो गया? काश तेरी जगह मैं मर जाती। तेरी उम्र ही क्या थी अभी। जहां एक तरफ कौशल्या के आंसू नहीं रुक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमित के पापा मिस्टर सक्सेना गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। वो काव्या को देखने लगे जो कि सदमे से बेसुध पड़ी थी। मिस्टर सक्सेना ने गुस्से में पानी से भरा जग अपने हाथ में लिया और काव्या की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जोर से सारा पानी काव्या के मुंह पर दे मारा, जिससे काव्या एकदम से हड़बड़ा के उठ गई। ये लड़की उठ, बता ये सब कैसे हुआ? तेरे सिवा कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा भी अंदर से बंद था। मेरे बेटे की जान तूने ही ली है ना? हत्यारन, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। भला मैं अपने ही अमित को कैसे मार सकती हूँ? इतने में कौशल्या काव्या के पास आती है, उसकी बाजू कस के पकड़ती है, जिससे काव्या दर्द महसूस करती है। वो काव्या को बहुत कोसने लगती है। अभागन, उल्टा मनहूस कहीं की, तुझे मेरा ही बेटा मिला था क्या अपने जाल में फंसाने के लिए? कौशल्या रोने लगती है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया। अमित के पापा, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। कौशल्या, संभालो अपने आप को। मैं अपने बेटे के कातिल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो हाल करूंगा कि तू जीते जी मौत की दुआ मांगेगी। काव्या रोते हुए अमित के शव के पास जा ही रही होती है कि मिस्टर सक्सेना उसे जोर से पीछे ढकेल देते हैं। वो किसी तरह खुद को गिरने से बचाती है और अपने ससुर के आगे गिड़गिड़ाती है। प्लीज पापा, मुझे कम से कम एक बार अमित को देख तो लेने दीजिए, एक बार छू तो लेने दीजिए, उसका अंतिम संस्कार। मिस्टर सक्सेना काव्या की एक नहीं सुनते, बीच में ही उसे टोक देते हैं। शट अप! खबरदार जो मुझे पापा कहा तो। तेरे लिए मैं सिर्फ मिस्टर सक्सेना हूँ। अब तेरी जगह इस घर में नहीं, जेल में है। ये सुनते ही काव्या एकदम टूट जाती है और जमीन पर बैठ के फूट फूट के रोने लगती है। हेलो इंस्पेक्टर दीक्षित, जल्दी आओ। मेरे बेटे का खून हो गया है और कातिल मेरी बहू है। ये सुनते ही काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी आ जाते हैं। मिस्टर सक्सेना, आपसे पूछते हुए दुख हो रहा है। बहुत दुख की बात है ये तो। कल ही मैं आपके बेटे की शादी की बधाई देके गया और आज अमित के साथ ये सब। वो मेरे भी बेटे जैसा था। इतने सालों के संबंध है हमारे। आप चिंता मत कीजिए, जिस किसी ने भी ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको किसी पे शक? ये लड़की काव्या, शक ही नहीं पूरा यकीन है कि इसने ही मेरे बेटे को मारा है। लेकिन ये तो आपकी बहू है, शक की कोई खास वजह? कमरा अंदर से बंद था और इसकी चीख सुनकर ही हम यहाँ आए। इसी ने मेरे अमित को मारा है। प्लीज कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई वांट जस्टिस फॉर माय सन। मिस्टर सक्सेना, संभालिए अपने आप को। इंस्पेक्टर दीक्षित काव्या की तरफ आके कहते हैं। मिसेस काव्या, आपको अपने ही पति अमित सक्सेना के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। ये सुनते ही काव्या के होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपने ही प्यार का खून क्यों करूंगी? अपनी ही मांग को क्यों उजाड़ूंगी? 3 सालों का प्यार है हमारा। देखिए, ये सब दलीलें आप कोर्ट रूम के लिए बचा के रखिए। फिलहाल मुझे आपको गिरफ्तार करना ही होगा। बाली, इनको हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर बाली काव्या को हथकड़ी लगाती है, जिसमें काव्या के सारे अरमान, सारे सपने और उसकी इज्जत कैद हो जाते हैं। 2 हफ्ते बाद उधर जम्मू की वादियों में एक चेहरा साफ होने लगा। वो चेहरा था अमित का। कश्मीरी पोशाक पहने ठंड से ठिठुरते हुए वो अनजान लोगों के साथ एक कैंप में था, जिंदा लेकिन बेहद थका हुआ और कमजोर। उसके चेहरे पर चोट के निशान अभी हल्के भी नहीं हुए थे।
आखिर अमित जिंदा कैसे बचा और वो कौन है जिसको काव्या और अमित का परिवार अमित सक्सेना समझ बैठे हैं। क्या बेकसूर काव्या हमेशा के लिए जेल में बंद रह जाएगी? क्या अमित उससे कभी मिल भी पाएगा? आखिर काव्या को कैसे उस रात पता नहीं चला कि उसकी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और अगर खिड़की दरवाजे सब अंदर से बंद थे तो अमित बच के कैसे निकला? जानने के लिए देखते रहिए प्यार के राज।